एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले जो 4 वीडियो हैं उनमें हमने जो फर्स्ट चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखा है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, और उनका सॉल्यूशन भी हमने कर लिया है। अब हम सेकंड चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और फिर हम उनका सॉल्यूशन करने की भी कोशिश करेंगे। पहला अपना यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पर फ्लक्स जो वर्ड काम में आ रहा है उसका नॉर्मली जो इसका मीनिंग होता है वो होता है बहाव। जैसे हम बात करें वाटर फ्लक्स की बात करें तो वाटर फ्लक्स की मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है और यहाँ से वाटर का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है इस प्रकार से। तो ये जो फ्लो है वो क्या हो गया, वाटर फ्लक्स हो गया। वाटर का जो फ्लो हो रहा है उसको क्या बोल देंगे, वाटर फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में किसका बहाव होगा, यहाँ पर तो वाटर का हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जिसका बहाव होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं, ये बल रेखाएं उस फील्ड में से जितनी ज्यादा जाएंगी वहां पर उस फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। तो फील्ड की स्ट्रेंथ को बताने के लिए हम जिस वर्ड को काम में लेते हैं, जिस टर्म को काम में लेते हैं वो है विद्युत फ्लक्स, फील्ड स्ट्रेंथ को बताने के लिए। तो विद्युत फ्लक्स, इसकी अगर एग्जाम में परिभाषा पूछी जाती है या आधा नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इसमें क्या लिखेंगे, इसमें सीधी सीधी 2 से 3 लाइनें लिखनी है कि विद्युत क्षेत्र में, आपको लिखना है विद्युत क्षेत्र में, कोई विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ के लंबवत, ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, लंबवत। विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि किसी पृष्ठ से जितनी ज्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी उस पृष्ठ की स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। यानी कि वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। तो इसकी साधारण सी परिभाषा तो ये हो गई। फिजिक्स में हम फिजिक्स की टर्म की बात करें तब वहां पर हम जो फॉर्मूला काम में लेंगे वो फॉर्मूला होता है डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। तो जैसे मान लीजिए हम पृष्ठ की बात करें तो ये कोई पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है, और इस पृष्ठ में जो मान लीजिए बल रेखाएं हैं, इस कंडीशन में ऐसा पृष्ठ होगा तो इसमें से जो बल रेखाएं जो लिंक होंगी, इसमें से जितनी बल रेखाएं गुजर सकती हैं वो क्या होंगी, ज्यादा संख्या में होंगी। यहाँ पर जितनी ज्यादा बल रेखाएं इसमें आएंगी वो क्या होंगी, अधिक संख्या में होगी। अगर ये पृष्ठ ऐसे होगा तब इसमें जो बल रेखाएं हैं उनको जो लिंक करने की जो संख्या है वो क्या होगी, बहुत ही कम होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या होगा, कम होगा। इस कंडीशन में क्या होगी, सबसे ज्यादा बल रेखाएं यहाँ से पास हो सकती हैं, यहाँ से गुजर सकती हैं। तो जितने ज्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी वहां पर उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इसमें क्या होगा, लगभग जीरो या बहुत ही कम बल रेखाएं वो क्या हो सकती हैं, यहाँ से लिंक्ड हो सकती हैं। तो यहाँ पर इस कंडीशन में तो क्या होगी, मैक्सिमम, इस कंडीशन में तो क्या हो गया, फ्लक्स का मान मैक्सिमम हो गया, और इस कंडीशन में क्या हो गया, फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई, मिनिमम। इस कंडीशन में हमने यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर एक टर्म और काम में लेंगे, क्षेत्रफल सदिश। यहाँ पर काम में लेंगे क्षेत्रफल सदिश। ये क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, वैसे क्षेत्रफल क्या होती है, यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन हम किसी डायरेक्शन की बात करें, हम क्षेत्रफल के डायरेक्शन की बात करें कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। जैसे ये जो क्षेत्रफल होता है वो कौन से प्लेन में हो गया, एक्स वाई प्लेन में हो गया, लेकिन ये जो शो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में शो हो रहा है, तब ये इसका जो शो होगा वो कौन सी डायरेक्शन में शो हो जाएगा, जेड डायरेक्शन में। तो इस क्षेत्रफल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, हमेशा ही पृष्ठ के बाहर की ओर, हमेशा ही इस क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन होगी पृष्ठ के लंबवत होती है, और वो भी होती है बाहर की ओर। और इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश, इसको बोलेंगे क्षेत्रफल एरिया वेक्टर, इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। ठीक है, ये हमेशा ही पृष्ठ के लंबवत क्या होगी, बाहर की ओर, यानी कि ये होगी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी हमेशा ही, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये जैसे कोई क्षेत्रफल है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर ये डायरेक्शन होगी। अब यदि अब इस कंडीशन में क्या होगी, इसमें से बल रेखाएं क्या होंगी, जैसे ये इस प्रकार से इसकी डायरेक्शन होगी, इस कंडीशन में क्या होगी, बल रेखाएं यहाँ से मैक्सिमम जा सकती हैं। तो ये तो किसकी डायरेक्शन होगी, बल रेखाओं की डायरेक्शन, और ये किसकी डायरेक्शन होगी, क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन। दोनों कंडीशन में
ई और जो डीएस है उनके मध्य जो एंगल बनेगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री होगा। यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन होगी इसके लंबवत, ये बाहर की ओर, और इस प्रकार से इसमें बल रेखाएं आ रही हैं, इस कंडीशन में मैक्सिमम पासिंग होती है। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यदि ये ऐसे नहीं होकर क्या हो, ऐसे होगा, तो क्षेत्रफल सदिश तो क्या होगा, हमेशा ही पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा। तो ये तो हो गया बाहर की ओर, और जो बल रेखाएं आ रही थी वो क्या आ रही थी, इस प्रकार से आ रही, तो इस प्रकार से आ रही थी। तो यहाँ पर जो कंडीशन में, इस कंडीशन में यहाँ पर जो ये जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना बन जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो एडीएस के मध्य जब 90 डिग्री होता है तब फ्लक्स का मान जो आता है वो क्या आता है, मिनिमम प्राप्त होता है वहां पर, या लगभग क्या होता है, 0 होता है। और इस कंडीशन में फ्लक्स का मान हमने देखा कि यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, मैक्सिमम प्राप्त होता है, क्योंकि इस कंडीशन में जो बल रेखाएं जो यहाँ पर लिंक हो रही है इससे क्षेत्रफल से, वो क्या हो रही है, सबसे ज्यादा हो रही है, और यहाँ पर क्या हो रही है, मिनिमम हो रही है। तो इसका अगर मैथमेटिकली हम जो यहाँ पर फॉर्मूला काम में लेते हैं तो वो क्या हो गया, इसकी अगर हम परिभाषा बनाना चाहें तो वो परिभाषा क्या हो गई, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल, वो क्या हो गया, यहाँ पर फ्लक्स हो गया। जैसे यहाँ पर ये कोई यहाँ पर क्षेत्रफल है एस, इसमें मैंने कोई स्मॉल क्वांटिटी इसकी ले ली यहाँ पर, और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना डीएस है, और वो इस ई के साथ में कितना कोण बना रहा है, मान लीजिए ये जो डीएस की डायरेक्शन होगी और ये ई के साथ में कितना कोण बना रहा है, वो कोण है कितना, थीटा है। तो यहाँ से जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, डी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डॉट डीएस, यानी कि विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ डीएस से जो फ्लक्स होगा, विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्र पर डीएस से जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल सदिश डीएस के अदिश गुणनफल के बराबर। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर हमेशा ही हमें क्या लेना है, अदिश गुणनफल लेना है, हमेशा ही अदिश गुणनफल लेना है, यहाँ पर सदिश गुणनफल नहीं लेंगे। अदिश गुणनफल को इसको आगे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी फाई इक्वल टू आ जाएगा ई डीएस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस थीटा। जब थीटा बराबर क्या होता है, 0 डिग्री, यानी कि ये कंडीशन जब ई और डीएस क्या हो, ए की डायरेक्शन थीटा बराबर 0 डिग्री, उस कंडीशन में डी फाई इक्वल टू कितना आ गया, ई डीएस, और कोस 0 का मान क्या आ गया, 1, यानी कि ये वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम। यहाँ पर क्या आ गया, मान मैक्सिमम। जब थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो डी फाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ई डीएस, और कोस 90 का मान कितना हो गया, 0। इस कंडीशन में डी फाई का मान कितना आ गया, 0, यानी कि ये कौन सी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसको। यहाँ पर फाई का मान क्या आ जाएगा, मैक्सिमम प्राप्त हमें होगा। यानी कि अदिश गुणनफल लेंगे तब यहाँ पर ये दोनों कंडीशन जो हमने पहले इनको सोचा था वो यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे, इसलिए हम इसमें कौन सा काम में लेंगे, अदिश गुणनफल काम में लेंगे। यदि हम यहाँ पर अदिश गुणनफल नहीं लेकर सदिश गुणनफल लेंगे तो वहां पर साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा में थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो क्या आ जाएगा, फ्लक्स का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी इस कंडीशन में फ्लक्स का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में क्या होती है, बल रेखाएं होती है वो सबसे ज्यादा इससे क्या होती है, एंक्लोज होती है या लिंक होती है। तो फ्लक्स की दो परिभाषाएं अगर इसको डिटेल से देखेंगे तो इस प्रकार से अभी हमने इसको किया है। और यदि इसको केवल हम आपको आधा नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको सीधा सीधा लिखना है, क्योंकि जब थीटा इक्वल टू क्या होता है, 0 डिग्री होता है, यानी कि इस पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत गुजरने वाली, पृष्ठ के इस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाएं, वो क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। तो सीधी सीधी परिभाषा तो ये हो गई, विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। एग्जाम का टाइम क्या है, थोड़ा नजदीक है, इसलिए आपको साथ साथ में याद भी करना है। विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और सेकंड परिभाषा मैथमेटिकली क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश डीएस का अदिश गुणनफल किसके बराबर होता है, फ्लक्स के बराबर होता है। पूरे अगर पृष्ठ की बात करें तो हम इसका क्या करते हैं, हमेशा से क्या करते हैं, समाकलन। और अगर पृष्ठ क्या क्लोज्ड है तो यहाँ पर हम एक चिन्ह लगाते हैं, यहाँ पर क्लोज्ड, डी फाई का समाकलन हो गया फाई, और ये कितना आ गया, ई डॉट डीएस इक्वल टू कितना आ गया, ई डीएस कोस थीटा। ये इसका क्या हो गया, पूरा फॉर्मूला। अब हम बात करें इसके मात्रक की, कई बार एग्जाम में इसका मात्रक पूछा जाता है, तो मात्रक इसका कितना हो जाएगा, ई का मात्रक कितना होता है, इक्वल्स तो हम लिखते हैं एफ अपॉन क्यू जीरो। तो यहाँ पर एफ का फॉर्मूला कितना हो गया, न्यूटन, और यहाँ पर क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम।
और ds क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का कितना हो गया न्यूटन पर कूलम स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया मात्रक हो गया। इसका एक सेकंड मात्रक और होता है, जहां E का जो मात्रक होता है वो हम काम में लेते हैं वोल्ट पर मीटर। यहाँ पर E का मात्रक क्या हो गया वोल्ट पर मीटर, और ds का हो गया मीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो इसका दूसरा मात्रक हो गया वोल्ट मीटर। ध्यान रखना आपको, इसका दूसरा मात्रक हो गया वोल्ट मीटर। एक मात्रक तो हो गया न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर और एक हो गया वोल्ट मीटर, इसका क्या हो गया सेकंड मात्रक हो गया। अब आपको एक छोटी सी चीज और ध्यान रखनी है कि जैसे मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ में क्या है बल रेखाएं, इस पृष्ठ में बल रेखाएं इसके अंदर आ रही हैं, इस पृष्ठ में बल रेखाएं इसके अंदर आ रही हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या है नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, इसलिए इस कारण से क्या है इसमें बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही है। इस कंडीशन में जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है नेगेटिव होता है। और यदि यहाँ पर बल रेखाएं क्या होती हैं बाहर की ओर जा रही हैं, तो बाहर की ओर बल रेखाएं कब जाती है जब यहाँ पर क्या हो कोई पॉजिटिव चार्ज हो, तब बल रेखाएं क्या होती हैं बाहर की ओर जाती हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऑब्वियसली क्या होंगी बल रेखाएं क्या होंगी बाहर की ओर। इस कंडीशन में जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है पॉजिटिव, ध्यान रखना। बल रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर की ओर निकल रही हैं तब तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव आ जाएगी, और बल रेखाएं क्या पृष्ठ में क्या कर रही है प्रवेश कर रही है, बल रेखाएं पृष्ठ में क्या कर रही है प्रवेश कर रही है, तब वहां पर फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव। और अगर कोई ऐसा पृष्ठ है जिसमें क्या है समान चार्ज रखे हुए प्लस क्यू और माइनस क्यू रखा हुआ है, तो इस प्लस क्यू के कारण तो क्या होगी प्लस क्यू के कारण तो यहाँ पर बल रेखाएं क्या होंगी बाहर जाएंगी, और माइनस क्यू के कारण बल रेखाएं क्या होंगी यहाँ पर क्या होंगी प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से माइनस क्यू के कारण प्रवेश करेंगी और प्लस क्यू के कारण क्या होंगी बाहर। तो जितने बल रेखाएं आएंगी उतने बल रेखाएं क्या हो जाएंगी बाहर निकल जाएंगी, तो उस कंडीशन में जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी जीरो आएगी। ये तीन चीज भी आपको ध्यान रखना है। बल रेखाएं जब किसी पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं तब तो फाई यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा है तो यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव। बल रेखाएं जब पृष्ठ से बाहर निकल रही है इसका मतलब कब निकलेंगी जब यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। और जितने बल रेखाएं आ रही हैं उतनी बल रेखाएं क्या हो रही है बाहर निकल रही हैं, तब वहां पर जो फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो हमने इसको डिटेल से भी देख लिया है और इसको शॉर्टली भी पढ़ लिया है, जितना आपको अच्छा लगे उतना आप लोग इसको देख सकते हैं। उसके बाद में अगली परिभाषा है कि रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं। तो जब कोई चार्ज किसी रेखा पर वितरित होता है या किसी तार पर सीधे तार पर वितरित होता है तो इस प्रकार का जो वितरण होता है उसको बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। जब कोई आवेश किसी तार पर एक समान रूप से क्या वितरित होता है तो उसको बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। यदि मान लीजिए इस तार की लंबाई कितनी है L है, तो L लंबाई पर और ये चार्ज कितना है Q है, तो L लंबाई पर कितना चार्ज आ गया Q, तो इकाई लंबाई पर कितना आ जाएगा Q बट्टा L। इस Q बट्टा L को ही बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, इसको दर्शाया जाता है लेमडा से। ध्यान रखना आपको लेमडा बराबर कितना हो गया Q बट्टा L। इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश को क्या कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व। मात्रक की बात करें तो इस Q का मात्रक हो गया कूलाम और इसका मात्रक क्या हो गया मीटर। उसके बाद में अगला है इसमें पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व है तो जैसे यहाँ पर हमने किसी एक सीधे तार पर हमने आवेश का क्या किया वितरण किया था। यदि आवेश का वितरण क्या हो किसी पृष्ठ पर हो और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है S है और ये टोटल चार्ज कितना है Q है, तो S पृष्ठ पर चार्ज कितना है Q, S पृष्ठ पर चार्ज है Q, तो इकाई पृष्ठ पर कितना हो जाएगा Q बटा S। इस Q बटा S को ही कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व है और इसको दर्शाया जाता है सिग्मा के द्वारा। इसका मात्रक हो जाएगा Q का मात्रक कूलाम और इसका मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। थर्ड है इसमें आयतन आवेश घनत्व। यदि आवेश का वितरण क्या होता है, आवेश का वितरण क्या हो किसी आयतन पर हो और इसका आयतन कितना V है और इसमें जो टोटल चार्ज है वो कितना है Q है, तो V आयतन में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है Q, इकाई आयतन में कितना हो गया Q बटा V। ये Q बटा V कहलाता है आयतन आवेश घनत्व है और इसको दर्शाया जाता है किसके द्वारा रो के द्वारा। इसकी जो यूनिट होगी वो कितनी हो जाएगी कूलाम पर मीटर क्यूब। तो अपने 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इस बार के थोड़े छोटे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ध्यान रखना है। और साथ में इसका इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि आगे के जो हम लॉन्ग क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे तो इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। ये हो गया अपना
रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। अभी हमने जो फ्लक्स का जो फॉर्मूला लिखा था वो लिखा था फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, यहाँ पर ऐसा लिखा था, और ऐसे लिखा था ई डी एस और लिखा था कोस थीटा। उसके बाद में एक वैज्ञानिक हुए थे गाउस, उन्होंने भी एक फ्लक्स का फॉर्मूला बताया है कि कोई पृष्ठ है और उस पृष्ठ से परिबद्ध जो आवेश है वो कितना है, क्यू है, टोटल जो चार्ज कितना है, सिग्मा क्यू है। तो यहां से जो फ्लक्स होगा उस फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी टोटल चार्ज और 1/ε0 इसका गुणनफल के बराबर हो जाएगा ये टोटल। फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी कि 1/ε0 और कुल आवेश का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स के बराबर। एक डेफिनेशन और आ गई अपने पास में। फाई इक्वल टू कितना हो गया कि हमें केवल और केवल ये पता हो कि उस पृष्ठ में चार्ज कितना है, यहाँ पर उस पृष्ठ में चार्ज की वैल्यू कितनी है, अगर हमें ये पता हो, क्योंकि एप्सिलॉन 0 तो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, और इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है 8.85 गुणा 10⁻12। तो यहाँ पर हमें केवल ये पता करना है कि जो भी पृष्ठ दिया जा रहा है उस पृष्ठ से परिबद्ध जो यहाँ पर आवेश है वो टोटल आवेश कितना है, तो हम पता कर सकते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया। तो ये कौन सा नियम हो गया, गाउस का नियम। अगला अपना क्वेश्चन है कि पहले ये क्वेश्चन देखते हैं कि एक घन में 5 द्विध्रुव रखे हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई घन है इस प्रकार से, और इस घन में कितने रखे हैं, 5 द्विध्रुव। द्विध्रुव क्या होता है, समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश। इस प्रकार से मान लीजिए कितने रखे हैं, 5 इसमें रखे हैं। तो यहां से टोटल चार्ज कितना हो गया, 0, यहां से टोटल चार्ज कितना, 0, यहां से टोटल चार्ज 0, यहां से टोटल चार्ज 0, यहां से टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। फाई इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई, 0, तो यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इस प्रकार वहां पर फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। यानी कि अगर द्विध्रुव रखा है तो वहां पर टोटल चार्ज चाहे 5 रखे हो, चाहे 7 रखे हो, चाहे 10 रखे हो, चाहे 1 रखे हो, कितना भी रखे हो, टोटल फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा आता कि कोई मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, इसमें 1 प्लस क्यू रखा है, 1 प्लस 3 क्यू रखा है, 1 रखा -2 क्यू, आपको फाई की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो आपको क्या करना, साधारण बीजगणित लगानी है। 3 और 1 कितना हो गया, 4, 4 -2 कितना हो गया, 2 कूलम यहाँ पर आ जाएगा, और पता कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन 0, ये आ जाएगा टोटल फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अपना 7 नंबर क्वेश्चन भी हो चुका है। अब अगला है कि कूलॉम नियम से गाउस नियम की उत्पत्ति हमें करनी है। यूज तो करना हमें कूलॉम का नियम, यूज करना हमें कूलॉम का नियम, और इससे ज्ञात करना हमें गाउस का नियम, गाउस का नियम। यानी कि कूलॉम नियम होता है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, और इसी से हम E की वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो आती है K Q अपॉन R स्क्वायर। यानी कि ये तो हम काम में लेंगे, और हमें सिद्ध करना है फाई इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मान लीजिए इसके लिए हम मानते हैं कि यहाँ ये कोई गोला है, और यहाँ पर क्या रखा है, एक ये पॉइंट ओ मान लिया, और यहाँ पर कोई चार्ज क्यू रखा है। इस O से R दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु P है, और यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर दिशा के रूप में इसको दर्शाना चाहिए तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ओ से पी की ओर, और इसको मैं दर्शा देता हूँ एकांक सदिश आर केप के द्वारा। तो यहाँ लिख दिया मैंने आर केप, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज के कारण हमेशा ही जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, बाहर की ओर होगी। यहाँ पर ये किसकी वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू आ गई। अब हम इस पर क्या करते हैं, एक पृष्ठ एज्यूम करते हैं, इस गोले पर एक पृष्ठ करते हैं एज्यूम ए, और यहाँ पर लिख दिया मैंने बी। इस पृष्ठ के द्वारा इसके सेंटर पर, इस पृष्ठ के द्वारा इसके सेंटर पर क्या बनेगा, एक कोण अंतरित होगा इस पृष्ठ के द्वारा, गोले के पृष्ठ पर। यहाँ गोले के पृष्ठ द्वारा सेंटर पर जो, यहाँ पर केंद्र पर या सेंटर पर जो एंगल जो बनेगा, अंतरित होगा, वो जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हम घन कोण, उसको बोलते हैं घन कोण। इसको दर्शाया जाता है डी ओम के द्वारा, इसको दर्शाया जाता है डी ओम के द्वारा। और यहाँ डी ओम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। अब जो फ्लक्स की परिभाषा हमने पढ़ी थी, फाई इक्वल टू कितना होता है, ई डॉट डी एस, फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डी एस कोस थीटा, इसका क्या था, समाकलन था।
यहाँ पर अगर हम ई का मान रख दें, ये ई का मान हमने ज्ञात कर लिया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये लिख दिया डी एस कोस थीटा। अब देखिए डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या होता है, घन कोण। तो इसको इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, डी ओम। तो कितना आ गया, फाइव इक्वल्स टू पूरे पृष्ठ के लिए के क्यू, और ये हो गया डी ओम। के क्या है, कांस्टेंट है, क्यू क्या है, ये भी कांस्टेंट है। तो के क्यू आ गया बाहर और ये आ गया डी ओम। ये तो केवल इस एक इतने से पृष्ठ के लिए यहाँ पर जो अंतरित कोण है वो कितना है, डी ओम है। इस प्रकार जो जितने भी अल्पांश है सभी के कारण यहाँ पर जो अंतरित कोण होगा, सभी के कारण जो यहाँ पर अंतरित कोण होगा उसका मान होता है 4 पाई। गोले द्वारा केंद्र पर संपूर्ण पृष्ठ के लिए कितना हो जाएगा, 4 पाई। ये भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद करना पड़ेगा क्योंकि ये सारी चीजें क्या 11th की है। तो यहाँ कितना आ गया, के क्यू इंटू 4 पाई। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये लिख दिया क्यू, यहाँ पर लिख दिया 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल। 5 इक्वल्स टू कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये कौन सा नियम है, गाउस का नियम। इस प्रकार साधारण सी इसमें 3-4 लाइनें हैं। आपको एक डायग्राम बनाना है, एक आवेश लेना है, आवेश से 8 दूरी पर कोई हमने पॉइंट पी ले लिया, यहाँ से जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, बाहर की ओर होगी। फिर एक पृष्ठ ले लेंगे, वो पृष्ठ के अंदर पर कोण बनाएगा, वो कोण कितना होता है, डी ओम होता है। डी ओम का फॉर्मूला होता है डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। और संपूर्ण पृष्ठ के लिए, पूरे गोले के लिए, इसके लिए जो अंतरित कोण होता है वो कितना होता है, 4 पाई होता है। फिर ई का ये फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आपको याद भी रखना है, बहुत जगह काम आएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला 5 इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, फ्लक्स का फॉर्मूला अभी हमने देखा था। ई की वैल्यू यहाँ से हमने कहा कर दी, यहाँ पुट कर दी। फिर डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह हमने रख दिया डी ओम, और पूरे के लिए कितना, डी ओम की जगह रख दिया 4 पाई। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 5 की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। इस प्रकार कूलॉम नियम से हम गाउस नियम की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। उसके बाद में अगले जो यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, गाउस के नियम की सहायता से हमें किसी समरूप आवेशित तार के लिए और अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण और अचालक गोले के कारण क्या करना है। ये 3 जो टॉपिक है इंपोर्टेंट है, और ये थोड़े बड़े टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए इनको हम अलग से इनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की इकाई आयतन में संचित ऊर्जा का व्यंजक। इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने अभी तक भी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आप अभी भी तैयारी कर सकते हैं, अभी भी आपके पास में समय है। धन्यवाद।